नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास, दिल्ली का दादा पार्ट 3। दिल्ली से मुंबई उसकी फोन पर सूरज प्रताप सिंह से बात हुई। सूरज प्रताप से बात करने के लिए उसे दिक्कत का सामना तो करना पड़ा, परंतु अपना नाम देवराज चौहान बताने पर दिक्कत समाप्त होती चली गई और लाइन सूरज प्रताप सिंह से मिला दी गई। कौन? देवराज चौहान? सूरज प्रताप सिंह की आवाज उसके कानों में पड़ी। हाँ, देवराज चौहान ने स्थिर लहजे में कहा। रात को मुंबई सांता क्रूज एयरपोर्ट पर हमारी बात हुई थी। हाँ, गजानन के बारे में। असल बात पर आओ, मैं तुम्हारा काम करना चाहता हूँ। गजानन वाला काम? हाँ, बहुत जल्दी तैयार हो गए। तुम मतलब की बात करो, काम शुरू करूं? देवराज चौहान का स्वर पहले की तरह शांत था। करो, इसी बात के लिए तो रात को तुमसे मुलाकात की थी। हिसाब क्या रहेगा? तुम बोलो, कितना दे सकते हो? तुम कितना लेना चाहते हो? मुनासिब रकम पर इनकार नहीं होगा। 2 क्षणों की खामोशी के बाद देवराज चौहान बोला, काम ज्यादा का है, लेकिन मैं 2 करोड़ में गजानन की तबाही का सौदा करता हूँ। मंजूर है। गजानन की मौत हुई तो 2.5 मिलेंगे। माल मुझे कैसे मिलेगा? जैसे तुम चाहो, मेरे ख्याल में काम खत्म करके ले लूंगा। देवराज चौहान बोला, तुम्हारी मर्जी। बाद में माल देने में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सूरज प्रताप सिंह, तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास करना चाहिए, सूरज प्रताप सिंह ने कहा। फिर क्षण भर ठिठक कर पूछा, गजानन के खिलाफ कैसे कदम उठाओगे? देखूंगा। मुझे गजानन की कार्यशैली के बारे में जानना है, उसके बाद ही कुछ करूंगा। और अभी तो हथियार भी नहीं है मेरे पास, उनका भी इंतजाम करना है। सूरज प्रताप ने 2 पलों की खामोशी के उपरांत कहा, कहाँ ठहरे हो? पार्क व्यू होटल में, रूम नंबर 12, राजीव गुलाटी के नाम से। क्यों? शाम को 6-7 बजे होटल के कमरे में रहना। मेरा आदमी तुम्हारे पास आएगा, ऊपरी तौर पर तुम्हारी हर समस्या हल कर देगा। इतना कहने के साथ ही सूरज प्रताप सिंह ने लाइन काट दी थी। सोच भरी मुद्रा में देवराज चौहान ने भी रिसीवर रख दिया। देवराज चौहान होटल पहुंचा। रिसेप्शन पर बनारसी दास मौजूद था। बनारसी दास ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। देवराज चौहान उसके उस अंदाज का मतलब समझ रहा था। होटल के बाहर और लॉबी में जगमोहन की तलाश में गजानन के आदमी मौजूद थे। कहीं आने वाले समय में वह भी उनकी निगाह में न आ जाए, इसी कारण बनारसी दास ने उससे बात करने का खतरा मोल नहीं लिया। वह सीधा अपने कमरे में पहुंचा और लंच का ऑर्डर दिया। तत्पश्चात उसने खिड़की से बाहर झांका। गजानन के आदमी बिखरे नजर आ रहे थे। देवराज चौहान खिड़की से हट गया। वेटर लंच ले आया। लंच समाप्त करने के बाद उसने समय देखा। दोपहर के 3 बज रहे थे। सूरज प्रताप सिंह के आदमी को आने में कम से कम 3 घंटे बाकी थे। सारी रात जागते रहने के कारण उसकी आंखें भारी हो रही थी। वह सो गया। जब आंख खुली तो शाम के 6:30 बज रहे थे। नींद ले लेने से अब वह खुद को बेहतर महसूस कर रहा था। उसके बाद हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले और चाय मंगवा ली। 8 बज गए। सूरज प्रताप सिंह का आदमी नहीं आया। मनी मन उसने इंतजार करने का ख्याल छोड़ा और गजानन के बारे में खुद ही जानकारी प्राप्त करने का विचार बनाया। वह होटल से बाहर निकलने का विचार कर ही रहा था कि बेल बजी। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। आने वाले शख्स को देखकर मन ही मन वह हैरान हुआ। उसने तो सोचा था कि सूरज प्रताप यूं ही किसी आदमी को भेजेगा, परंतु शहजाद खान आया था। सूरज प्रताप का सबसे खास खतरनाक आदमी। उसके भीतर आने पर देवराज चौहान ने दरवाजा बंद करके सिटकनी चढ़ा दी। शहजाद खान ने मुस्कुराकर उसे देखा। कैसे हो? ठीक हूँ। तुम्हारे आने पर मुझे हैरानी हुई। देवराज चौहान बोला। दिल्ली और मुंबई में सिर्फ 2 घंटों का फर्क है। शहजाद खान बैठता हुआ बोला। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिन्हें सूरज प्रताप सिंह मुझ पर ही छोड़ता है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और सिगरेट सुलगाकर उसके सामने बैठ गया। तो तुमने गजानन के खिलाफ हथियार उठाने का इरादा कर ही लिया? शहजाद खान गंभीर था। हाँ, जानते हो ना सौदा कितने में पक्का हुआ? सूरज प्रताप सिंह ने बताया था, गजानन की तबाही 2 करोड़ और अगर गजानन की मौत भी हो तो 2.5 करोड़। ठीक, हमें सिर्फ अपना काम पूरा होने से मतलब है।
हमें इस बात से मतलब नहीं कि तुम गजानन से अपने दोस्त जगमोहन के लिए या 50 लाख के लिए टकराने जा रहे हो। हम तो सिर्फ यह देख रहे हैं कि तुम गजानन को तबाह करने जा रहे हो, जो कि हम चाहते हैं। बहुत जल्दी जानकारी हासिल कर ली। दिल्ली में हमारे आदमी हैं, वे ऐसी बातों की पूरी खबर रखते हैं। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। यह लो। शहजाद खान जेब से छोटी सी डायरी निकालकर देवराज चौहान से बोला, इस डायरी में गजानन के कम से कम 40% ठिकानों के पते हैं। तुम अपने ढंग से इन्हें समेटना आरंभ करो। उसके बाकी ठिकानों के पते भी तुम्हें मिल जाएंगे। देवराज चौहान ने सिर हिलाते हुए डायरी थाम ली। इसमें गजानन के खास आदमियों के नाम और पते भी हैं। शहजाद खान बोला, गजानन के बारे में भी जानकारी है इसमें? नहीं, गजानन के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी हमारे पास नहीं है। यह भी नहीं मालूम कि वह कहाँ रहता है? कुछ भी नहीं मालूम, तुम मालूम कर लेना, शहजाद खान ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान की निगाहें बंद डायरी पर जा टिकी। होटल की पार्किंग में कार खड़ी है। शहजाद खान ने कार का नंबर बताया। मेरे ख्याल में तुम्हें कार की जरूरत होगी। उसे इस्तेमाल करके जहां भी छोड़ना हो छोड़ देना। वह हमारी है और हम तक पहुंच जाएगी। उसके भीतर जरूरत की हर चीज मौजूद है। हथियार? शहजाद खान ने सहमति से सिर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। मैं चलूं? हाँ जाओ, देवराज चौहान ने सख्त लहजे में कहा। सूरज प्रताप सिंह से बोलना मेरी रकम तैयार रखे। कह दूंगा, शहजाद खान ने गंभीर स्वर में कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। फोन की घंटी बजते ही देवराज चौहान के कदम ठिठक गए। रात के 10 बज रहे थे। वह डिनर करने के बाद कमरे से निकलने जा ही रहा था। उसने 2 पल विचार भरी निगाहों से फोन को देखा, फिर पलटा और फोन के करीब पहुंचकर रिसीवर उठा लिया। अगले ही पल उसके कानों में बनारसी दास की आवाज पड़ी। गुलाटी साहब? हाँ, तुम तो मेरी बात सुनो। बनारसी दास का स्वर व्यग्र था। मेरी ड्यूटी समाप्त हो गई है। मैं रिसेप्शन छोड़ने की तैयारी कर ही रहा था कि कुछ खतरनाक। साफ बात तो यह है कि वे गजानन के आदमी थे। यहाँ पहले से मौजूद गजानन के आदमियों से उन्होंने बात की। फिर रिसेप्शन पर मेरे पास आकर पूछा कि इस होटल में राजीव गुलाटी नाम का कोई व्यक्ति तो नहीं ठहरा। ऐसे खतरनाक लोगों से मैं झूठ बोलकर खुद को खतरे में नहीं डालना चाहता था। कुछ देर रजिस्टर उलट पुलट करने के बाद मैंने बता दिया कि रूम नंबर 12 में राजीव गुलाटी नाम का शख्स ठहरा हुआ है। देवराज चौहान से कुछ कहते न बना। इस समय मैं होटल के पब्लिक बूथ से बोल रहा हूँ, यह जानने के बाद कि तुम 12 नंबर रूम में हो। वे लोग एक तरफ होकर आपस में बातें करने। 1 मिनट, आधा मिनट तक लाइन में खामोशी छाई रही। तत्पश्चात बनारसी दास का व्याकुल स्वर उसके कानों में पड़ा। गुलाटी साहब, वे 6 खतरनाक लोग सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। वे यकीनन आपके ही पास आ रहे हैं। गुलाटी साहब, प्लीज खुद को बचा लीजिए। अगर आप बच गए तो इस एहसान के बदले मैं आपसे 5-7 हजार झाड़ लूंगा। अगर मर गए तो मेरा माल भी डूब। देवराज चौहान ने आहिस्ता से रिसीवर नीचे रख दिया। उसका चेहरा धधक रहा था, होठ भिजे हुए थे, आंखों में खतरनाक भाव मंडरा उठे थे। मौत के 6 जोड़ी कदम उसकी तरफ बढ़े आ रहे थे और उनसे उसे खुद को बचाना था। इतना तो वह समझ चुका था कि उसकी बसंत कुमार से हुई बातचीत की एवज में ही बसंत कुमार होटल दर होटल राजीव गुलाटी को तलाशता फिर रहा था। बरबस ही उसका हाथ जेब पर गया, परंतु वहां रिवॉल्वर मौजूद नहीं था। उसके पास कोई भी हथियार नहीं था और शहजाद खान ने होटल की पार्किंग में मौजूद कार का नंबर बता दिया था जिसे वह इस्तेमाल कर सकता था और उसमें पर्याप्त हथियार थे। स्पष्ट था कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो पार्किंग में खड़ी उस कार में मौजूद हथियारों को अपने हाथों में लेना होगा, वरना वह इस तरह गजानन के आदमियों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तभी उसके कानों में कदमों की आहटें पड़ी। फिर चंद पलों के बाद बेल बजी। देवराज चौहान के चेहरे पर मौत के भाव बिखर गए। 6 जोड़ी कदम बाहर खड़े मौत की दस्तक दे रहे थे। अब बर्बाद करने और सोचने का जरा भी वक्त नहीं था। उसके कदम तेजी से खिड़की की तरफ बढ़े। खिड़की के दोनों पट खोलकर उसने बाहर झांका। हर तरफ रात का अंधेरा और चमकती रोशनियां नजर आ रही थी। वह पहली मंजिल पर था।
यानी कि जमीन से सिर्फ 40 फीट ऊपर। देवराज चौहान ने एक पल की भी देरी नहीं की। पीछे से अब दरवाजे पर जोर जोर से ठोकरें पड़ने लगी थी। दरवाजा किसी भी पल टूट सकता था। दूसरे ही पल वह नीचे जमीन पर था। जमीन से टकराते ही वह लड़खड़ाया, फिर तुरंत ही संभल गया। उसने पलटकर ऊपर देखा। उसे कमरे से हल्की आहटों का स्वर आ रहा था और बातों का। तभी खुली खिड़की से किसी ने नीचे देखा। वह फौरन भागा। यह रहा, चीखने का स्वर उसके कानों में पड़ा। देवराज चौहान फौरन पार्किंग में फ्रंट साइड शहजाद खान की बताई उस कार तक पहुंच जाना चाहता था जिसमें हथियार थे। वह अच्छी तरह जानता था कि होटल को गजानन के आदमियों ने घेर रखा होगा। वह आसानी से इनके हाथों से बच नहीं सकेगा। अगर हथियार पास हो तो बच निकलने की आशा की जा सकती है। तभी फायर हुआ। अंगारा उसके सिर के समीप से गुजरता चला गया। देवराज चौहान ने तुरंत खुद को अंधेरे से भरे हिस्से में गिरा लिया। दूसरा फायर हुआ, परंतु उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसने देखा उसके कमरे की खुली खिड़की से 2 सिर झांक रहे थे। उन्होंने ही फायर किए थे। देवराज चौहान उन लोगों को ज्यादा समय नहीं देना चाहता था। वह उठा और तीर की भांति आगे दौड़ता चला गया। होटल का पिछवाड़ा था। चंद ही पलों में वह साइड में था। वह रुका नहीं, भागता चला गया। आधा मिनट में ही वह होटल के सामने वाले हिस्से में था, जिसके एक तरफ पार्किंग थी। वहां करीब 30-40 कारें मौजूद थी। देवराज चौहान के होठ भींच गए। आंखों में चिंता के भाव नाच उठे। इतनी ज्यादा कारों में से खास नंबर की कार तलाश करना, फौरन तलाश करना बेहद कठिन काम था, खास तौर से तब जबकि पीछे हत्यारे लगे हों। तभी उसकी निगाह होटल के मुख्य द्वार की तरफ गई, जहां से उसे रिवॉल्वर थामे कुछ व्यक्ति बाहर निकलते दिखाई दिए। देवराज चौहान जानता था कि कुछ देर में ये ढेर सारे होंगे। देवराज चौहान तेजी से पार्किंग में खड़ी कारों की तरफ दौड़ा। अभी उसने आधा रास्ता ही तय किया होगा कि उसके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज पड़ी, साथ ही फायर की आवाज। देवराज चौहान ने दौड़ते दौड़ते लंबी छलांग लगाई। फायर से तो वह बच गया, परंतु पेट के बल छलांग लगाने से उसके घुटने पर पैंट रगड़ से फटती चली गई। परंतु इस तरफ ध्यान देने का अभी समय नहीं था। वह अभी रोशनी में था। एक क्षण की भी देरी किए बिना वह उठा और कारों की तरफ भागता चला गया। पुनः फायर हुआ और ठीक उसी समय वह पार्किंग की कारों में जा घुसा। अब कुछ देर के लिए खतरा टल गया था, परंतु मौत उसके सिर पर थी और वह बिना हथियार था। सबसे पहले उसे हथियार प्राप्त करना था, वरना उसकी मौत निश्चित थी। एक क्षण भी बेकार किए बिना वह कारों के बीच झुकता झुकता उनके नंबरों को पढ़ता आगे बढ़ने लगा। अब उसके कानों में कोई आवाज नहीं पड़ रही थी, परंतु वह जानता था कि मौत का अदृश्य पंजा बेआवाज उसकी जिंदगी की तरफ रफ्तार से बढ़ रहा है। यह उसकी जिंदगी के बहुत नाजुक क्षण थे। जरा सी चूक से कुछ भी हो सकता था। होटल के भीतर से उठता शोर उसके कानों में पड़ रहा था। देवराज चौहान दरिंदा बना वहशी भेड़िए की तरह कारों के नंबर पढ़ता, जमीन पर हाथ रखे सरकता हुआ दाएं बाएं आगे बढ़ा जा रहा था। वह उस शिकारी कुत्ते की तरह हो रहा था जिसे बिल्ली की फौरन तलाश हो, यानी कि जैसे उसे उस कार की जिसका नंबर उसके जहन में था और कार में हथियार थे। उसी समय उसके कानों में भारी किंतु खतरनाक स्वर पड़ा। वह पार्किंग में खड़ी कारों में छिपा है। यह सारी जगह घेर लो। दूसरा स्वर सुनाई दिया। उससे डरने की जरूरत नहीं, वह खाली हाथ है। अगर उसके पास हथियार होता तो अब तक उसका इस्तेमाल कर चुका होता। हालात अब और ज्यादा खतरनाक हो गए थे। देवराज चौहान ने होठ भींच लिए। उन लोगों को मालूम हो चुका था कि उसके पास हथियार नहीं है, इसलिए अब वे लोग बेखौफ उसकी तलाश शुरू कर देंगे। मौत अब उसके और भी करीब आ गई थी। कारों की भीड़ में प्रवेश करने के बाद देवराज चौहान पल भर के लिए भी ना रुका था। वह खास नंबर वाली कार को झुके ही झुके तलाश किए जा रहा था। वे लोग उसे घेरने, पकड़ने या शूट करने के लिए कैसा जाल फैला रहे हैं, इस बारे में उसे जरा भी आभास नहीं था। उनकी टो लेने के लिए रुकना भी मौत को पास आने का वक्त देने के बराबर था। परंतु तभी उसे ठिठक जाना पड़ा। करीब ही उसे सरसराहट सी महसूस हुई। उसने सावधानी से
पुनः आवाज को सुनने का प्रयत्न किया। दोबारा किसी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन उसके कान धोखा नहीं खा सकते थे। करीब ही कोई था। देवराज चौहान इस समय दो कारों के बीच मौजूद था। कुछ पल तो वह उसी प्रकार ठिठका रहा, फिर पेट के बल जमीन पर लेट गया और कारों के नीचे से निगाहें घुमाने लगा। पार्किंग में पर्याप्त रोशनी थी। अपने करीब की जिस कार के नीचे से उसने झांका तो उसी कार की दूसरी तरफ उसे एक जोड़ी जूते दिखाई दिए, जो कि फिलहाल अपनी जगह स्थिर थे। शायद दूसरी तरफ मौजूद इंसान भी उसकी स्थिति का आभास पाने का प्रयत्न कर रहा था। देवराज चौहान सांस रोके जमीन के साथ और भी सट गया। तभी उसने एक जोड़ी जूतों को वहां से हिलते देखा, जो कि सतर्कता के साथ आगे बढ़ने लगे थे। देवराज चौहान की निगाहें एक टक जूतों पर टिकी थी, जो कि कार के आगे वाले किनारे पर पहुंचकर ठिठक गए थे। दो पल वहां ठिठकने के पश्चात वह एक जोड़ी जूते टर्न लेकर कार के सामने वाला हिस्सा पार करने लगे। खतरा सिर पर आ गया था। बोनट पार करते ही उस इंसान ने देवराज चौहान को देख लेना था। जाहिर था कि उसके हाथ में रिवॉल्वर होगी ही, और वह खाली हाथ था। अगर वह उससे मुकाबला करने की चेष्टा करता तो ना मालूम वह कामयाब हो पाता कि नहीं, परंतु उसकी स्थिति का आभास उसके दुश्मनों को हो जाना था और उन्होंने उसे फौरन भून देना था। टकराने का ख्याल छोड़कर देवराज चौहान ने अपना शरीर सिकोड़ा और निशब्द बेआवाज आहिस्ता से कार के नीचे सरक गया। और इस दरमियान उसकी निगाह एक जोड़ी जूतों पर टिकी रही, जो कि कुछ देर बाद निगाहों से ओझल हो गए। देवराज चौहान कार के नीचे से निकला और पुनः कारों का नंबर देखते हुए आगे बढ़ने लगा। वक्त बहुत कम था। वे लोग भी फौरन अपना काम करके निकल जाना चाहते थे, क्योंकि फायरिंग का शोर हो चुका था। पुलिस आ गई तो उनका बेशक कुछ न बिगड़े, क्योंकि उनकी पीठ पर गजानंद का हाथ था, परंतु इस चक्कर में उसे निकलने का मौका मिल जाना था। एकाएक देवराज चौहान की आंखों में वहशी चमक उभरी। सामने ही वह कार थी जिसकी बेसब्री से उसे तलाश थी, जो उसे जिंदगी दे सकती थी। उसकी नंबर प्लेट पर वह नंबर चमक रहा था जो कि शहजाद खान ने उसे बताया था। देवराज चौहान ने फौरन दाएं बाएं देखा, कोई भी नजर नहीं आया। वह कार सामने वाली कतार में थी। बीच में 6 फीट का फासला था। अब और देर करना मूर्खता थी। उसने उसी मुद्रा में छोटी सी छलांग भरी और उस कार के करीब पहुंचा। जल्दी से उसने कार का दरवाजा खोला। हल्की सी आवाज के साथ दरवाजा खुला और वह भीतर प्रवेश कर गया। उसने दरवाजा बंद नहीं किया, यह सोचकर कि दरवाजा बंद होने की आवाज उसके दुश्मनों को सावधान न कर दे। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि कार में हथियार कहाँ हैं। क्या मालूम शहजाद खान ने हथियारों को डिग्गी में रख छोड़ा हो। बरबसी उसका हाथ आगे बढ़ा और डैशबोर्ड के खाने को खोला, फिर हाथ उसमें डाला। देवराज चौहान के होठों के बीच वहशी मुस्कान उभरी। उसकी उंगलियां डैशबोर्ड के खाने में मौजूद रिवॉल्वर के गिर्द लिपट चुकी थी। उसने चेक किया, चैम्बर भरा हुआ था। रिवॉल्वर के साथ ही प्लास्टिक की थैली में काफी ज्यादा स्पेयर बुलेट्स थी। अब देवराज चौहान को अपने आसपास मंडराते मौत की सौदागरों का डर मिट गया था। पहले वह निहत्था था, लेकिन अब हथियार बंद था। मौत से मुकाबला कर सकता था। उसने निगाहें घुमाकर आसपास देखा। कार के सामने रास्ता साफ था। कार को वहां से सीधा निकाला जा सकता था। वह अपने अगले कदम के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने कार की बॉडी को छुआ हो। देवराज चौहान किसी भेड़िए की भांति फौरन सतर्क हो गया। अगले ही पल उसकी निगाह बैक मिरर पर पड़ी। डिक्की के पास उसे किसी के खड़े होने का आभास मिला। उसी समय उसी दाईं तरफ एक आदमी हरकत करता हुआ महसूस हुआ, फिर बाईं तरफ, उसके बाद सामने से। चंद ही पलों में वे लोग उसकी कार को घेर चुके थे। देवराज चौहान तो यही सोच रहा था कि इन लोगों ने उसे कार में प्रवेश करते नहीं देखा होगा, परंतु अब के हालात से स्पष्ट जाहिर था कि वह उन लोगों की निगाह में आ चुका था। देवराज ने किसी भी प्रकार की कोई हरकत करने की चेष्टा नहीं की थी। रिवॉल्वर वाला हाथ गोद में रखे मौत किसी निगाहों से बारी बारी उन सबको देखे जा रहा था। वह 6 थे
और उन सबके हाथों में रिवॉल्वर दबी थी। देवराज चौहान जानता था और भी होंगे जो आसपास फैले होंगे। बाहर आ जाओ, खतरनाक स्वर उसके कानों में पड़ा। हम जानते हैं तुम्हारे पास हथियार नहीं है, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम खुद को हमारे हवाले कर देते हो तो हम तुम्हें शूट नहीं करेंगे, अपने साथ ले चलेंगे। इससे हो सकता है शायद तुम्हारी जान बच जाए। देवराज चौहान ने कोई हरकत नहीं की। हम तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड का समय देते हैं, हाथ उठाकर कार से बाहर आ जाओ। देवराज चौहान ने पुनः कार की तरफ नजर घुमाई। 3 कार के बाईं तरफ थे, 2 दाईं तरफ और एक पीछे था। अब समय नहीं था। बदमाशों की तरफ से आखिरी वार्निंग मिल चुकी थी, वे उसे कभी भी शूट कर सकते थे। देवराज चौहान की उंगलियां सख्ती के साथ रिवॉल्वर से चिपक गई। मैं आ रहा हूं, फायर मत करना, देवराज चौहान ने कहा। उसकी इस आवाज के साथ ही वे बदमाश एक एक कदम पीछे हट गए। दरवाजा तो पहले ही खुला हुआ था। देवराज चौहान ने कार के बाहर कदम रखा। वह कार से बाहर आ गया। छाती तक उसका जिस्म रोशनी में चमकने लगा। कार के करीब खड़ा होने के कारण नीचे के हिस्से पर रोशनी नहीं पड़ रही थी और रिवॉल्वर वाला हाथ उसने अपने जिस्म से सटा रखा था। चलो, 4 कदम के फासले पर खड़े बदमाश ने कहा। उस तरफ हमारी कार खड़ी है। देवराज चौहान हिला, जैसे आगे बढ़ने का इरादा रखता हो। उसका रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा हुआ और बिजली किसी गति से ट्रिगर दबाता चला गया। 3 धमाके हुए और सामने मौजूद तीनों बदमाशों की खोपड़ियों में सुराग बन गए। उसी पल देवराज चौहान एड़ियों के बल घूमा और ट्रिगर दबाया। चौथे की छाती में गोली लगी, जो कि उस पर फायर करने जा रहा था। बाकी बचे दोनों व्यक्तियों ने फौरन कार की ओट ले ली थी। खुद देवराज चौहान भी कार की ओट में था। 2 दुश्मन उसके करीब थे और बाकी दाएं बाएं फैले थे और रिवॉल्वर में सिर्फ 2 गोलियां मौजूद थी, परंतु अब उन्हें निकाल पाना खतरे से खाली नहीं था। तभी देवराज चौहान को कार के उस पार हल्की सी आहट मिली। देवराज चौहान के जबड़े कस गए, आंखों में मौत नाची। धीरे धीरे वह नीचे झुकता चला गया और कार के नीचे से दूसरी तरफ झांका। उसे एक के जूते घुटने दिखाई दिए। जाहिर था कि घुटनों के बल बैठा वह उसकी घात में था। देवराज चौहान के देखते ही उसका शरीर और सिकुड़ा। दूसरे ही पल कार से नीचे झांकता उसका चेहरा दिखाई दिया। वह उसकी पोजीशन का अंदाजा लेने की चेष्टा कर रहा था। देवराज चौहान ने ट्रिगर दबा दिया। उसके चेहरे की धज्जियां उड़ गई। 5वां भी गया। मौत का पुतला बना देवराज चौहान अब छठे की तलाश में आहट लेने का प्रयत्न करने लगा, परंतु काफी देर बाद भी उसे छठे के बारे में कोई आभास नहीं मिला। देवराज चौहान ने मन ही मन फैसला किया और कार की तरफ बढ़ गया। वह चंद ही सेकंडों में कार के खुले दरवाजे से भीतर था। उसने बेहद सतर्क अंदाज में चैम्बर भरा। निगाह छठे की तलाश कर रही थी, जो कि कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। शायद वह किसी कार की ओट में दुबका पड़ा था। देवराज चौहान ने कार स्टार्ट की और गियर डालकर आगे बढ़ा दी। उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर थे। एक हाथ में रिवॉल्वर दबी थी, आग उगलने को तैयार। उसके चेहरे पर दरिंदगी के भाव फैले हुए थे। वह मौत के दरिया में कूदने को तैयार था, परंतु इससे बड़ी हैरानी की बात और क्या हो सकती थी कि वह कार सहित होटल से बाहर निकलकर सड़क पर आ गया। न कोई उसके सामने आया था, न कोई फायर हुआ था। अलबत्ता लोग अवश्य भयपूर्ण निगाहों से उसे देख रहे थे। सड़क पर आते ही उसने कार को आंधी तूफान की तरह दौड़ा दिया, क्योंकि उसके कानों में पुलिस सायरन की आवाज पड़नी शुरू हो गई थी। 15 मिनट कार ड्राइव करके देवराज चौहान मोती नगर पहुंचा और नटराज सिनेमा के बगल से बसाई जा रही सड़क पर अंधेरे में कार रोकी। उसके चेहरे पर गंभीरता और सख्ती व्याप्त थी। आंखों में क्रोध के भाव विद्यमान थे। वह बखूबी जानता था कि कुछ देर पहले मौत के मुंह से निकला है। अगर उसके हाथ रिवॉल्वर ना आती तो वह मरा ही था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश देने के पश्चात कार की डोम लाइट जलाई। कार के भीतर पर्याप्त रोशनी फैल गई। फिर देवराज चौहान ने कार की तलाशी लेनी आरंभ की। 10 मिनट की भरपूर तलाशी के बाद भी कार में से कोई दूसरा हथियार बरामद नहीं हुआ। देवराज चौहान को मन ही मन हैरानी हुई
कि क्या शहजाद खान उसके लिए कार के डैशबोर्ड में सिर्फ रिवॉल्वर और एक्स्ट्रा बुलेट्स ही रख गया था, जो कि उसके लिए बहुत कम थे। 2 पल सोचने के पश्चात देवराज चौहान कार से उतरा और डिग्गी के समीप पहुंचकर ठिठका। फिर डिग्गी का हैंडल घुमाते हुए डिग्गी खोल दी। सामने ही बड़ा सा सूटकेस रखा था। देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाकर सूटकेस खोला और जैसे खोला था उसी प्रकार उसी पल उसे बंद कर दिया। सूटकेस में मौजूद हथियारों की झलक उसे मिल चुकी थी। एक राइफल थी, साथ में कई मैगजीनें थी, एक छोटी सी हल्की मशीन गन थी और कई तरह के टाइम बम, ग्रेनेड व अन्य प्रकार के बारूद हथियार थे। गजानन के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए उसके पास शुरुआती दौर के लिए अब पर्याप्त हथियार थे। देवराज चौहान वापस कार में आ बैठा। डैशबोर्ड खोलकर वहां लिफाफे में मौजूद बुलेट्स की 2 मुट्ठियां भरकर जेब में डाली। फिर जेब से वह डायरी निकाल ली जो कि उसे शहजाद खान ने दी थी, जिसमें गजानन के 40% ठिकानों का हवाला था। आंखों में सर्द भाव लिए वह डायरी खोलकर उस जगह निगाह दौड़ाने लगा। करीब आधा घंटा वह डायरी पढ़ने में व्यस्त रहा। डायरी में गजानन के ठिकानों, उसके आदमियों के नाम, उनके पते और कई तरह के फोन नंबर मौजूद थे। इतना सब कुछ ही उसके लिए काफी था। देवराज चौहान ने डायरी बंद करके जेब के हवाले की और कार की डोम लाइट ऑफ करने के बाद कार स्टार्ट की और बैक करके नजफगढ़ रोड पर ले आया। अब उसकी कार का रुख गोल मार्केट की तरफ था। शहजाद खान की दी हुई डायरी में लिखे पते के हिसाब से गोल मार्केट में गजानन का बार चलता था, जिसमें अवैध तौर पर शराब से लेकर नशे का हर तरह का सामान सप्लाई होता था और यह बार सारी रात खुला रहता था। देवराज चौहान ने अपनी जंग की शुरुआत इसी बार से आरंभ करने की सोची थी। रात के ठीक 11:30 बजे वह गजानन के उस क्लब में पहुंचा। क्लब का रास्ता पतली गली से था। थोड़ा सा आगे जाने पर एक खुले दरवाजे पर ब्लैक नाइट क्लब लिखा था। देखकर तो ऐसा लगता था जैसे मामूली सा क्लब हो, परंतु भीतर प्रवेश करते ही उसकी आंखें चकाचौंध रह गई। किसी 5 स्टार होटल का मुकाबला कर रहा था भीतर से क्लब। वहां बैठकर तो इंसान सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी घटिया इमारत में क्लब है। देवराज चौहान सीधा बार काउंटर पर पहुंचा और ऊंचे स्टूल पर बैठ गया। क्लब में भीड़ थी और हर व्यक्ति साधन संपन्न नजर आ रहा था। जाहिर था कि घटिया लोगों के लिए यह क्लब नहीं था। वेटर और वेट्रेस खूबसूरत ट्रे में विस्की सर्व कर रहे थे। देवराज चौहान ने वहां के माहौल का पूरा जायजा लिया। इतना तो वह समझ चुका था कि यह क्लब गैर कानूनी तौर पर चल रहा है। शहजाद खान की दी डायरी में दर्ज बातों के अनुसार इस क्लब से ड्रग्स भी सप्लाई होती थी। जाहिर था कि काम और भी गलत होते होंगे जो कि शहजाद खान या उसके आदमियों की जानकारी में नहीं होंगे। स्पष्ट जाहिर था कि गजानन ने कानून पूरी तरह खरीद रखा था। आपकी क्या सेवा करूं सर? बारमैन ने अदब से पूछा। लार्ज बैग विस्की। देवराज चौहान ने उस पर निगाह डाले बिना कहा। अभी तक वह उसी मेकअप में था जिस मेकअप में वह मुंबई से चला था, परंतु वह जानता था कि उसके उस मेकअप से आज रात गजानन के आदमी वाकिफ हो जाएंगे और कल नए चेहरे के साथ उसे मूव करना होगा। असली चेहरे के साथ तो दिल्ली में घूमना खतरे से खाली नहीं था। दिल्ली पुलिस को उसकी भरपूर तलाश थी। दिल्ली में वह वांटेड था। उसके कारण 2 बार दिल्ली में खून की नदियां बही थी। एक बार दल सिंह पांडा और उसकी बेटी चिंता पांडा से खूनी टकराव हुआ था और दिल्ली अंडरवर्ल्ड खून में सन गया था। दूसरी बार निजाम और उसके बीच मौत का खेल खेला गया था। चंद हादसे और भी थे। दिल्ली पुलिस उसे हर हाल में पकड़ लेना चाहती थी और कभी भी उस पर इनाम घोषित हो सकता था। और अब दिल्ली का दादा गजानन उसके सामने था। विस्की सर? देवराज चौहान ने सिर हिलाया, फिर हाथ बढ़ाकर काउंटर से गिलास उठाया और धीरे धीरे चुस्कियां लेने लगा। विस्की वह बहुत ही कम कभी कभार पीता था। बहरहाल 5 मिनट में ही गिलास खाली करके टेबल पर रखा और सिगरेट सुलगाकर बोला, एक और। बारमैन ने फौरन एक पैक और सर्व कर दिया। दूसरे पैक को उठाकर देवराज चौहान ने घूंट भरा।
यहाँ और क्या क्या होता है? देवराज चौहान ने पूछा। क्या क्या होता है? मैं समझा नहीं सर। बारमैन अचकचाकर बोला। यह जगह सिर्फ बार के लिए, शराब विस्की के लिए तो खोली नहीं गई होगी। तो कुछ और भी तो होता होगा यहाँ, विस्की के अलावा? हाँ। नहीं सर, यहाँ सिर्फ विस्की ही सर्व होती है। दिस इज 100% ओनली बार सर। पक्का? पक्का सर। बिल। देवराज चौहान पलटा और कदम बढ़ाकर काउंटर के समीप पहुंचा। तब तक बारमैन काउंटर पर बिल रख चुका था। उसने बिल उठाकर देखा। 75 रुपए का बिल था। यह बिल मुझे दे रहे हो? देवराज चौहान के होठ सिकोड़े। यस सर। आपने 2 पैग विस्की। बारमैन के शब्द मुंह में ही रह गए। देवराज चौहान ने बिल फाड़ा और उसे वापस बार काउंटर पर रख दिया। यह क्या सर? बारमैन के होठों से हक्का बक्का स्वर निकला। बिल। मैं समझा नहीं सर। बारमैन की आंखें अजीब से ढंग से सिकुड़ गई। नहीं समझे? नहीं सर। मुझे जानते हो? नो सर। गजानन मुझे जानता है, बहुत अच्छी तरह जानता है। समझे तुम? गजानन साहब आपको जानते हैं? हाँ। यह तो बहुत अच्छी बात है सर कि गजानन साहब आपको जानते हैं। उनसे मेरा नमस्कार कहिएगा। लेकिन बिल तो आपको देना ही होगा विस्की का। सुना नहीं तुमने? गजानन से मेरी खासी पहचान है। मेरा नाम राजीव गुलाटी है। अगर तुम्हें बिल चाहिए तो गजानन से ले लेना। नाम बता देना मेरा, राजीव गुलाटी। तभी देवराज चौहान को इस बात का स्पष्ट आभास मिला कि बारमैन का हाथ बार काउंटर के नीचे गया है। उसे समझते देर न लगी कि बारमैन ने बार काउंटर के नीचे लगा कोई बटन दबाया है, क्योंकि अगले ही पल बार काउंटर के नीचे से उसका हाथ बाहर निकल आया था। देवराज चौहान की आंखों में भयानक चमक उभरी। यह सारी हरकत वह हंगामे की नीयत से ही कर रहा था और बारमैन ने बटन दबाकर उसकी सोच के मुताबिक ही काम किया था। जाहिर था कि वह बेल का बटन था, जिसकी एवज में 1-2 क्लब के दादे हाजिर होने वाले थे। हुआ भी ऐसा ही। सबसे पहले बार काउंटर पर शरीफ सा नजर आने वाला व्यक्ति हाजिर हुआ। उसने प्रश्न भरी निगाहों से बारमैन को देखा। बारमैन ने देवराज चौहान की तरफ इशारा किया। यह साहब राजीव गुलाटी हैं। कहते हैं गजानन साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और बिल देने से इनकार कर रहे हैं। बारमैन बोला। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए देवराज चौहान को परखने वाली निगाहों से देखा। यह तो बहुत अच्छी बात है कि गजानन साहब को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम अपना उसूल कभी नहीं तोड़ते। चाहे कोई भी हो, बिल हम अवश्य लेते हैं। मैं बिल नहीं दूंगा। तुम गजानन को फोन करके बात कर लो। देवराज चौहान ने अड़ियल स्वर में कहा। उसकी निगाहों से यह छिप नहीं सका था कि 3 खतरनाक से नजर आने वाले व्यक्ति उसके दाएं बाएं आ खड़े हुए थे। उनकी तरफ देवराज चौहान ने एक बार भी नहीं देखा था। वह व्यक्ति और भी खुलकर मुस्कुराया। अच्छी बात है, आप मेरे साथ आइए मिस्टर गुलाटी। कहाँ? गजानन साहब को फोन करके आपकी बात की तस्दीक कर लेता हूँ। कर लो, सामने फोन पड़ा है। यहाँ नहीं, ऑफिस के फोन से बात तो कर लो। मेरे साथ जाने की क्या जरूरत है? यहीं बैठा हूँ मैं। देवराज चौहान ने उखड़े लहजे में कहा। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं खिसक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे चेले चपाटे मुझे घेरे खड़े हैं। उस व्यक्ति की आंखों में सर्द भाव उभर आए। तो यह बात भी जान चुके हो तुम? देवराज चौहान कहर भरी निगाहों से उसे देखता रहा। चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मेरे एक इशारे पर मेरे आदमी कुछ भी कर डालेंगे। बेकार है। देवराज चौहान के चेहरे पर बेहद खूंखारता के भाव उभरे। तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चलते फिरते नजर आओ। गजानन को मेरा नमस्कार कह देना। अगले ही पल उस व्यक्ति के हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। हॉल में बैठे कई लोगों ने यह दृश्य देखा। अब क्या इरादा है? रिवॉल्वर हिलाते हुए वह दांत भींचकर गुर्राया। तुम मुझ पर फायर करोगे? देवराज चौहान ने होठ सिकोड़े। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अवश्य करूंगा। चलो अंदर। उसने दांत किटकिटाए। तो चलूं? चलो। देवराज चौहान बार काउंटर से हिला
और अगले ही पल उसके जूते की ठोकर वेग से उसके रिवॉल्वर पर पड़ी तो रिवॉल्वर हवा में ऊपर उठता चला गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, उसी पल देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर चमका और धमाका हुआ। उस व्यक्ति के चेहरे के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। अगले ही क्षण देवराज चौहान ने बिजली की तरह हरकत की और 3 बार ट्रिगर दबाया। उसे घेरे तीनों दादाओं के जिस्म से गोलियां टकराई, एक के गले में, दूसरे की छाती में और तीसरे के पेट में। तीनों चीखों के साथ वहीं नीचे गिर पड़े। हॉल में बैठा हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। बारमैन की आंखें आतंक से फट गई। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर उसे देखा तो बारमैन थर थर कांपने लगा। क्या नाम है मेरा? देवराज चौहान ने दरिंदगी से पूछा। बारमैन सिर्फ होठ हिलाकर रह गया। बोलो, देवराज चौहान दहाड़ा। गुलाटी, राजीव गुलाटी। बारमैन के होठों से कांपता स्वर निकला। बता देना गजानन को मेरा नाम। नहीं बताया तो फिर तुझे भी शूट करना पड़ेगा। बारमैन की खोपड़ी बिना रुके कई बार ऊपर से नीचे हिल गई। देवराज चौहान के चेहरे पर वैशी भाव फैले थे। इस समय वह पागल दरिंदा लग रहा था। कहीं कोई आवाज नहीं उभर रही थी। हर कोई अपनी जगह ठगा सा बैठा था। उसने आसपास बिखरी 4 लाशों पर और फिर हॉल में बैठे लोगों पर मौत से भरी निगाह डाली। कान खोलकर सुन लो तुम सब लोग, देवराज चौहान गला फाड़कर चिल्लाया। मेरी वार्निंग को अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लो। कल से यह क्लब नहीं खुलेगा। कोई भी ग्राहक इस क्लब में कल से आया तो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। कोई यहाँ नहीं आएगा। जो यहाँ आते हैं और आज नहीं आए उन्हें भी बता देना। यह मौत से भरा ऐलान राजीव गुलाटी का है और कल अगर यह क्लब खुला तो इसे खोलने वालों को भी उड़ा दिया जाएगा। आज के बाद इस क्लब का किस्सा खत्म। जिसे अपनी जान प्यारी नहीं होगी वही कल इस तरफ का रुख करेगा। जिसे प्यारी होगी वह दूसरे बार का रास्ता पकड़ेगा। और देवराज चौहान के शब्द अधूरे रह गए। उसी पल उसने उछाल भरी और बार काउंटर पार करता हुआ वहां खड़े बारमैन से टकराया और उसे लिए नीचे गिरता चला गया। देवराज चौहान की इस हरकत के साथ ही वातावरण में कई फायरों की आवाज गूंजी। सारी गोलियां वहीं आकर टकराई जहां क्षण भर पहले देवराज चौहान मौजूद था। देवराज चौहान पल भर के लिए भी लापरवाह होता तो अब वहां उसकी लाश पड़ी होनी थी, परंतु उसकी निगाहें तो शिकारी चीते की भांति हर तरफ घूम रही थी। तभी तो उसने उन दोनों को देख लिया था जो जुड़वा भाइयों की तरह एक साथ खड़े रिवॉल्वर को ताने उस पर फायर करने जा रहे थे। एक पल की चूक ने उसकी जान ले लेनी थी। नीचे गिरते ही देवराज चौहान संभला। वह किसी दरिंदे से कम नहीं लग रहा था। हाथों में सख्ती के साथ रिवॉल्वर दबी थी। बारमैन करीब ही नीचे पड़ा थर थर कांप रहा था। अगले 1 घंटे तक वहां से उठने का इरादा उसका नहीं लग रहा था। देवराज चौहान आगे सरका। बार काउंटर के अंतिम छोर पर पहुंचकर उसने बाहर की तरफ झांका। उसके दुश्मन की निगाह भी उसी तरफ थी। उसे पहले से ही विश्वास था कि वह उधर से ही झांककर बाहर का माहौल देखेगा। देवराज चौहान के बाहर देखते ही उसने फायर किया। देवराज चौहान ने तुरंत सिर पीछे किया और अगले ही पल सिर के साथ रिवॉल्वर वाला हाथ बाहर निकाला और ट्रिगर दबा दिया। तेज धमाके के साथ उसकी खोपड़ी उड़ गई। देवराज चौहान तुरंत पीछे हट गया। अब सिर्फ एक और बचा था। कहीं से कोई आहट नहीं थी। हर तरफ मौत से भरी खामोशी थी। देवराज चौहान किसी प्रकार की आहट सुनने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु हर तरफ चुप्पी ही थी। वह अपनी स्थिति समझ रहा था। बार काउंटर के पीछे छुपा वह खुलकर मैदान में नहीं आ सकता था, क्योंकि उसे अपने दुश्मन की पोजीशन का ज्ञान नहीं था, जबकि उसके दुश्मन को भली भांति उसकी पोजीशन के बारे में मालूम था। अगर उसने बार काउंटर के पीछे से निकलने की चेष्टा की तो गोली ने उसकी खोपड़ी खोल देनी थी। देवराज चौहान उसी प्रकार पड़ा रहा। वह जानता था अब पेशेंस का खेल है। वह इसी तरह पड़ा रहेगा तो जाहिर है उसका दुश्मन बार काउंटर तक बढ़ेगा ही उसे शूट करने के लिए। देवराज चौहान को 2 मिनट का इंतजार करना पड़ा इस पेशेंस के खेल में।
काउंटर के उस पार उसे हल्की सी सरसराहट महसूस हुई थी। देवराज चौहान के जबड़े कस गए, आंखें भेड़िए की तरह खतरनाक हो उठी। रिवॉल्वर थामे वह तुरंत पीठ के बल लेट गया। उसकी चमकती खूनी निगाह ऊपर की तरफ थी। तभी काउंटर पर से बदमाश का चेहरा और रिवॉल्वर वाला हाथ चमका। दोनों की आंखें मिली। बदमाश ने फायर करने की कोशिश की, परंतु तब तक देवराज चौहान ट्रिगर दबा चुका था। गोली उस बदमाश की खोपड़ी में लगी और उसी पल उसका चेहरा और रिवॉल्वर वाला हाथ गायब हो गया। काउंटर के उस पार उसके गिरने की आवाज आई। देवराज चौहान ने बिजली की सी तेजी के साथ खाली हो चुके चैम्बर को पुनः भरा और सावधानी से उठ खड़ा हुआ। उसकी जान के दुश्मन और भी हो सकते थे। हर तरफ उसने निगाह दौड़ाई। वहां मौजूद व्यक्ति उसे खौफपूर्ण निगाहों से देख रहे थे। आतंक से जड़े बैठे थे वहां सब। देवराज चौहान मौत से भरे कदम उठाता हुआ काउंटर से बाहर निकल आया। अब किसी ने उसे निशाने पर लेने की चेष्टा नहीं की थी, फिर भी वह हर तरह के हमले के प्रति सावधान था। एकाएक देवराज चौहान पुनः जोर से बोला, कल इस बार में क्लब में कोई नहीं आएगा। आएगा तो मरेगा, और ना ही यह बार कल से खुलेगा। खुलेगा तो इस जगह को उड़ा दिया जाएगा। वहशी स्वर में कहने के पश्चात देवराज चौहान के कदम बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ उठ गए। उसकी एक आंख पीछे थी, परंतु उस पर कोई फायर नहीं हुआ। देवराज चौहान वहां से बाहर निकल गया। करीब 3:30 बजे देवराज चौहान तिलक नगर बनारसी दास के घर पर पहुंचा। क्योंकि उसकी बरसाती की सीढ़ियां बाहर से ही थी, इसलिए उसे ऊपर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हुई। डिग्गी में पड़ा सूटकेस भी वह अपने साथ लेता आया था। फिर उसने बेल का बटन दबाया, दूसरी बार दबाया, तब जाकर भीतर से आहट पैदा हुई और किसी के बड़बड़ाने की आवाज आई। उसके बाद लाइट जली, फिर सिटिकनी हटाकर दरवाजा खोला गया। बनारसी दास का चेहरा नजर आया। उसे देखते ही वह चौंका। गुलाटी साहब, तो तुम? देवराज चौहान मुस्कुराया और भीतर प्रवेश कर गया। बनारसी दास ने उसे अजीब से अंदाज में देखा, सूटकेस पर निगाह मारी। कुछ कहने ही वाला था कि देवराज चौहान बोला, दरवाजा बंद कर लो। बनारसी दास ने फौरन दरवाजा बंद किया। तुम यहाँ क्यों आए हो? बनारसी दास की आवाज में व्याकुलता थी। तुमने मेरे यहाँ आने पर मना कब किया? देवराज चौहान कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, तुम ठीक आदमी नहीं हो। जाओ यहाँ से, मुझे अंदर करवा कर रहोगे। देवराज चौहान ने लापरवाही से भरे भाव में सिगरेट सुलगा ली। क्या गुनाह कर दिया मैंने? तुम जानते हो पार्क व्यू होटल में तुमने कितने आदमियों की हत्या की? जानता हूँ, लेकिन यह तुम भी अच्छी तरह जानते हो। अगर तुमने मुझे फोन पर उन लोगों के आने की खबर ना दी होती तो उनके बदले मैं मरा पड़ा होता। मैंने किसी को नहीं मारा, अपनी जान बचाई है। वे गजानन के आदमी थे, बहुत खतरनाक आदमी है वह। तो क्या हो गया? क्या हो गया? बनारसी दास फट पड़ा। पहाड़ टूट पड़ा। और क्या हो गया? गजानन के आदमी तुम्हें तलाश कर रहे हैं। अगर उन्हें मालूम हो गया कि तुम्हारा मेरा जरा सा भी संबंध है तो मुझे काट कर फेंक देंगे। और तुम हो कि सूटकेस लिए चले आ रहे हो। जाओ भाई, बख्शो मुझे। पांव रखने की जगह तुम्हें क्या दे दी? तुम तो घर का मालिक बनने की कोशिश में लग गए। तुम तो सौतेलों की तरह पेश आ रहे हो। देवराज चौहान ने मक्खन भरे लहजे में कहा, तुम तो मेरे सौतेले भी नहीं हो। मैं किसी भी ढंग से तुम्हारे साथ पेश नहीं आना चाहता। बस तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहता। तुम खूनी हत्यारे हो। खुद तो फंसोगे ही, मुझे भी फंसवा कर रहोगे। पुलिस भी जोर शोर के साथ तुम्हें तलाश कर रही है। तुम दिल्ली पुलिस को नहीं जानते, वह तुम्हें ढूंढ ही निकालेगी। तुम बचने वाले नहीं गुलाटी साहब। बेवकूफी की भी हद होती है। इतना कुछ कर लेने के बाद भी दिल्ली में ही भटक रहे हो। यह रही कि मेरठ की तरफ खिसक जाओ। क्यों? मेरठ की तरफ क्या है? देवराज चौहान मुस्कुराया। बहुत कुछ है, तुम नहीं समझोगे। खैर, जहां भी जाओ, लेकिन यहाँ से जाओ। बनारसी दास ने रूखे स्वर में कहा, मैं नहीं चाहता कि 1 मिनट भी तुम यहाँ पर ठहरो। केतन साहब की बात रखने की खातिर मैंने तुम्हें मुंह लगा लिया, वरना तुम जैसे को तो मैं पास भी नहीं फटकने देता। देवराज चौहान के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान उभरी। तो तुमने केतन साहब की खातिर मुझे मुंह लगाया? और क्या? पैसों की खातिर नहीं? नहीं,
पैसे की तो मैं कभी परवाह नहीं करता, यह तो आई गई माया है। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। फिर तो मुझसे वास्तव में ही बड़ी भूल हुई। देवराज चौहान बोला, तुम्हें माया का लोभ है नहीं और मैं तुम्हें माया ही देने आया था। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। बनारसी दास के कान फौरन खड़े हो गए। क्यों? मुझे भला तुम माया देने क्यों आए थे? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। अब छोड़ो भी, बात करने का कोई फायदा नहीं, अब चलता हूँ। देवराज चौहान को उठते पाकर बनारसी दास सकपका उठा। फिर भी पता तो चले, तुम कौन से पैसे देने वाले हो? बनारसी दास का स्वर अब बदला हुआ था। बैठो तो, खड़े क्यों हो गए? जल्दी भी क्या है जाने की? देवराज चौहान मन ही मन मुस्कुरा उठा। लालच ने बनारसी दास के मस्तिष्क में दौलत की बू भर दी। उसके हाथों में खुजली होने लगी। बैठ जाऊं? देवराज चौहान ने मुंह लटकाकर पूछा। हाँ हाँ, बैठ जाओ, तुम तो यूं ही जाने की जल्दी मचाए हुए हो। देवराज चौहान वापस कुर्सी पर जा बैठा। हाँ, तो तुम कौन से पैसे, नोट वगैरह देने की बात कह रहे थे? उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मैंने मुंबई फोन किया था, उसके पैसे देने थे। और रात को तुमने फोन पर मुझे आने वाले खतरे के बारे में आगाह करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, उसी कारण मेरी जान बची। मैं सोच रहा था कि तुम्हें इस एहसान की कीमत नोटों की शक्ल में दूं। शाबाशी लेने में तो तुम्हारी दिलचस्पी होगी नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक। और कुछ दिन मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए हालात ठीक नहीं चल रहे। होटल वगैरह में ठहरना मेरे लिए ठीक नहीं है। देवराज चौहान शांत स्वर में कहे जा रहा था। और यहाँ रहने के बदले मैं तुम्हें किराए के रूप में कुछ नोट देना चाहता था। कितने? 5-7 हजार। 5-7 हजार? बस? कम है, बहुत कम है। बनारसी दास फौरन बोला। तो फिर कितने होने चाहिए? कम से कम 10 तो अवश्य होने चाहिए। तुम्हें यहाँ रखकर मैं काफी बड़ा खतरा मोल लूंगा। गजानन या पुलिस को मालूम पड़ गया तो मैं तो गया बिना भाव के। ठीक है, 10 ले लेना। और मेरे एहसान का कितना दोगे? बनारसी दास ने बातों के दौर को वापस घुमाया। तुम क्या चाहते हो? उसका कम से कम 2000 तो होना चाहिए। बनारसी दास मुस्कुराया। माना। और तुम उस फोन के बारे में कह रहे थे जो मुंबई किया था। बनारसी दास ने कमरे के कोने में निगाह मारी, जहां मैले कपड़ों के नीचे फोन दबा पड़ा था। 5-7 फोन और भी तो करोगे मुंबई वगैरह। लोकल भी यहाँ वहां अक्सर फोन करते ही रहोगे। मतलब कि इस बार बिल तगड़ा आएगा। कम से कम 2000 का तो होगा ही। आधा आधा कर ले। देवराज चौहान मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ठीक है, 1000 बिल का हुआ। बनारसी दास ने तुरंत कहा। मतलब कि 10, 2 और 1 कुल मिलाकर 13,000 हुआ। 2 मुझे उधार दे दो। कुल 15 हुए। कहने के पश्चात वह उसी मुद्रा में खड़ा आशा भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा। देवराज चौहान ने जेब से 100 और 50 की 2 गड्डियां निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। बनारसी दास का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत 15,000 हथेली में दबा लिए। उसकी आंखें बता रही थी कि 15,000 की रकम लेकर वह कितना खुश है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लेकर बोला, तुम्हारे इस मामले का तो निपटारा हो गया। हाँ, हो गया। अब तुम्हें कुछ कहना है? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। नहीं। तो फिर अब मेरी सुनो, जो मैं कहने जा रहा हूँ। देवराज चौहान की आवाज में भयानक सख्ती की परत लिपटती चली गई। गजानन और मेरे बीच खासी लड़ाई छिड़ चुकी है। अभी काफी कुछ होगा, जैसे कि पार्क व्यू होटल में शूटिंग, गजानन के आदमी मारे गए। उसके बाद गोल मार्केट में अवैध रूप से चल रहा गजानन का बार, जहां से मैं सीधा यहीं आ रहा हूँ। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं? कुछ ऐसा वैसा वहां क्या करके आए हो? बनारसी दास ने हड़बड़ाकर उसकी बात काटी। वे लोग मेरी जान लेना चाहते थे, लेकिन मैंने खुद को बचाकर उनकी जान ले ली। कितनों की जान? 5-7 होंगे। बनारसी दास की आंखें फट गई। गुलाटी साहब, तुम पागल तो नहीं हो गए? 5-7 वहां, 5-7 वहां, यानी कि एक ही रात में कुल मिलाकर दर्जन से ज्यादा हत्याएं कर दी। बनारसी दास ने घबराहट भरे स्वर में कहा। तुम्हारी हरकतें बता रही हैं कि तुम बहुत खतरनाक आदमी हो। मेरे बारे में सोचना छोड़ दो बनारसी दास, देवराज चौहान ने पूर्वता लहजे में कहा। जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दो।
गजानन के साथ अभी और भी बहुत कुछ होगा। हो सकता है गजानन मुझ पर इनाम रख दे या ऐसी ही कोई हरकत कर सकता है। इसलिए तुम जरा अपने लालच पर काबू रखना, वरना मौत के सिवाय तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो तुम बता रहे हो, इस बात की थोड़ी सी समझ तो मुझे भी है, बनारसी दास ने गंभीरता से कहा। पैसा मेरी कमजोरी अवश्य है, लेकिन इतनी नहीं कि अपनी आत्मा ईमान बेच दूं। निश्चिंत रहो, 5-7 हजार तुमसे और ले लूं, यह जुदा बात है, परंतु हेरा फेरी या गद्दारी मेरी आदतों में शुमार नहीं है। तो इस बारे में मैं निश्चिंत रहूं? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। हाँ, दोबारा मुझे यह बात याद दिलाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब कम से कम एक कप चाय तो पिला दो, उसके बाद तुम भी नींद लेना और मैं भी। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। बनारसी दास ने घड़ी पर निगाह मारी और गहरी सांस लेकर बोला, अब क्या सोना, आज मेरी ड्यूटी 8 बजे से है और 4:30 बज चुके हैं। कुछ ही देर में दिन निकल आना है। कहने के साथ ही वह किचन की तरफ बढ़ गया, जिसमें एक ही इंसान अपने जिस्म को सिकोड़कर किसी प्रकार खड़ा हो सकता था। कुछ ही देर बाद दोनों चाय के घूंट भर रहे थे। देवराज चौहान ने कुर्सी पर बैठे हुए ही नीचे से सूटकेस उठाकर अपने पैरों पर रखा और धीरे से लॉक खोला। बनारसी दास ने खड़े खड़े ही एक नजर खुले सूटकेस पर डाली। सूटकेस के भीतर पड़े हथियारों को देखते ही बनारसी दास ने सक पकाकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। देवराज चौहान ने धीरे से मुस्कुराकर सूटकेस बंद कर दिया। देवराज चौहान की जब आंखें खुली तो दिन के 12 बज रहे थे। खिड़की से धूप छनकर भीतर आ रही थी। चंद घंटों की नींद के पश्चात अभी भी उसकी आंखें भारी थी। सारी रात जागने की एवज में यह नींद के चंद घंटे बहुत कम थे। उसने किचन में घुसकर चाय बनाई और कमरे में आ गया। तभी उसकी निगाह टेबल पर पड़े अखबार पर पड़ी, जिसे कि बनारसी दास रख गया होगा। उसने अखबार उठाया। फ्रंट पेज पर ही उसके कल रात के कारनामों का जिक्र था। पार्क व्यू होटल और इमारत के बारे में, जिसमें कि गजानन का बार था। वहां हुई हत्याओं का खुलासा ब्यौरा था। बार को उन्होंने बार नहीं, मात्र एक बिल्डिंग बताया और गजानन का कहीं भी अस्तित्व नहीं था। बस सारे हादसे का जिम्मेदार राजीव गुलाटी को बताया गया था। अखबार की मार्फत पुलिस ने जनता से अपील की थी कि इस हुलिया का आदमी जहां कहीं भी नजर आए, फौरन नजदीकी थाने या 100 नंबर पर सूचना दे। देवराज चौहान ने अखबार एक तरफ रख दिया। मन ही मन वह सिर्फ यह सोच रहा था कि अगर पुलिस को मालूम हो जाए कि राजीव गुलाटी और कोई नहीं देवराज चौहान है, तो दिल्ली पुलिस की व्यस्तता हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर किसी पुलिसमैन को चैन नहीं मिलने वाला। चाय समाप्त करके देवराज चौहान ने सूटकेस में मौजूद हथियारों को अच्छी तरह चेक किया। फिर नहा धोकर तैयार हो गया। जेब में रिवॉल्वर और फालतू राउंड रखे। उसके बाद जेब से डायरी निकालकर उसे चेक करने लगा। कुछ देर बाद उसने डायरी बंद कर दी। अब देवराज चौहान ने गजानन की एक ऐसी जगह को निशाना बनाने का फैसला कर लिया था, जहां दिखावे के तौर पर तो उसके सफेद धंधों का हिसाब रखा जाता था, परंतु वास्तव में वहां गजानन के गैर कानूनी धंधों का 20% हिसाब रखा जाता था। वह जगह पूसा रोड के पास मौजूद राजेंद्र प्लेस में थी, जहां गगनचुंबी कई इमारतें थी और उन्हीं में से एक इमारत का नाम सूर्य किरण था। देवराज चौहान ने राजेंद्र प्लेस पहुंचकर ऐसी मुनासिब जगह कार रोकी, जहां से बिना किसी रुकावट वापसी पर फौरन उसका इस्तेमाल कर सकता था। फिर उसने सिगरेट सुलगाकर कश लिया और कार से उतरकर इमारतों की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में वह सूर्य किरण बिल्डिंग में प्रवेश कर रहा था। लिफ्ट का इस्तेमाल करने की अपेक्षा उसने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया और दूसरी मंजिल पर पहुंचा। वहां पर उसे एस चांद कंपनी की तलाश थी। इंडेक्स में एस चांद कंपनी का नंबर देखा और आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में वह एस चांद कंपनी के काले शीशे के दरवाजे के सामने खड़ा था। शीशे पर खूबसूरती के साथ एस चांद एंड कंपनी लिखा था। दरवाजे के करीब ही स्टूल पर चपरासी की वर्दी पहने एक सेहतमंद व्यक्ति मौजूद था। देवराज चौहान दरवाजा धकेलने लगा तो चपरासी ने टोका, किससे मिलना है साहब? देवराज चौहान ने ठिठक कर उसे देखा। चांद साहब से। क्या काम है?
तुम्हें बताना जरूरी है। देवराज चौहान के लहजे में तीखापन भर आया। चांद साहब से मिलने से पहले उनसे वक्त लेना जरूरी है, वैसे नहीं मिला जाता। वक्त ले रखा है मैंने, देवराज चौहान ने पूर्वता लहजे में कहा। अपना नाम बताइए, मैं साहब को खबर करता हूँ, वह बोला। मेरा नाम? देवराज चौहान का लहजा सर्द हो उठा। राजीव गुलाटी है। मैं? अपना कार्ड दे दीजिए। चपरासी ने उसकी बात बीच में काटी। देवराज चौहान ने कहर भरी निगाह से उसे घूरा। हम जैसे लोग कार्ड नहीं रखते, हमारा नाम ही चलता है। तुम्हें यहाँ पर किसने रख लिया? चपरासी का चेहरा शांत रहा। आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आता हूँ, चपरासी ने कहा और दरवाजा धकेलकर भीतर प्रवेश कर गया। देवराज चौहान कठिनता से 10 सेकंड वहीं खड़ा रहा, फिर दरवाजा धकेलकर भीतर प्रवेश कर गया और भीतर से सिटकनी लगा दी। सामने 3 व्यक्ति अलग अलग टेबलों पर अपने कामों में व्यस्त थे। वहां फाइलों का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने देवराज चौहान को देखा। 2 तो अपने काम में व्यस्त हो गए, परंतु तीसरा प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखने लगा। देवराज चौहान को कुछ न कहते देखकर वह ही बोल पड़ा। किससे मिलना है आपको? किसी से भी नहीं, देवराज चौहान ढीठता से जहरीले स्वर में कह उठा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। क्या मतलब? अगले ही पल देवराज चौहान के हाथों में रिवॉल्वर चमक उठी, जिसे देखते ही वही नहीं, अन्य दोनों व्यक्तियों के चेहरे भी फक पड़ गए। यह क्या है? गजानन के आदमी होकर रिवॉल्वर को नहीं पहचानते? देवराज चौहान ने खतरनाक लहजे में कहा। उसकी निगाह उस दरवाजे पर थी जो बंद था और पिछली तरफ कहीं खुलता था। कौन हो तुम? राजीव गुलाटी। पल भर के लिए तो वे शांत रहे, फिर उनमें से एक जोरों से चौंका। राजीव गुलाटी? कहीं कहीं कल रात तुमने ही तो गजानन साहब के आदमियों की हत्या नहीं की? आज अखबार में राजीव गुलाटी के नाम का ही जिक्र था। सही पहचाना, मैं वही राजीव गुलाटी हूँ, देवराज चौहान दांत भींचकर बोला। उन तीनों के चेहरे फक पड़ गए। तभी सामने नजर आ रहा दरवाजा खुला और चपरासी प्रकट हुआ। देवराज चौहान पर निगाह पड़ते ही चौंका। तुम भीतर कैसे आ गए? ऐसे, देवराज चौहान ने रिवॉल्वर हिलाते हुए खतरनाक लहजे में कहा। रिवॉल्वर पर निगाह पड़ते ही वह जड़ सा होकर रह गया। फिर अगले ही पल तेजी के साथ उसका हाथ जेब की तरफ बढ़ा, परंतु देवराज चौहान का वहशी स्वर सुनकर उसका हाथ वहीं रुक गया। ज्यादा समझदारी दिखाने की कोशिश मत करना, हाथ जेब से दूर रखो। अगले ही पल चपरासी का हाथ पूर्व स्थिति में आ गया। और तुम लोग भी सुन लो, उन तीनों को देखते हुए देवराज चौहान ने पहले वाले लहजे में कहा। शराफत के साथ बैठे रहो, अगर जीना चाहते हो तो। पास में कोई हथियार हो तो निकाल कर टेबल पर रख दो। तीनों के चेहरे दूध की भांति सफेद थे। नहीं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, एक ने सूखे स्वर में कहा। देवराज चौहान की खतरनाक निगाह चपरासी पर जा टिकी, जो कि देवराज चौहान को खा जाने वाली आंखों से देख रहा था। चपरासी तो वह मात्र दिखावे का था। देवराज चौहान को पूरा विश्वास था कि गजानन ने उसे यहाँ सुरक्षा के लिए तैनात कर रखा होगा। यहाँ आओ। वह शांत ढंग से चलता हुआ देवराज चौहान के समीप आ पहुंचा। देवराज चौहान ने उसकी जेब में हाथ डाला और रिवॉल्वर निकाल ली। पलटो। देवराज चौहान के होठों से भेड़िए किसी कुर्राहट निकली। वह पलटा। अगले ही पल देवराज चौहान ने रिवॉल्वर का दस्ता वेग के साथ उसकी खोपड़ी पर मारा। उसके होठों से पीड़ा भरी कराह निकली और वह दोनों हाथों से सिर थामे नीचे झुकता चला गया। इसके साथ ही बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गया। देवराज चौहान ने तीनों पर निगाह डाली। उठो। वह तीनों फक और भय से भरे चेहरों के साथ फौरन उठ खड़े हुए। पीछे वाले कमरे में चलो। इनकार का तो सवाल ही नहीं था। देवराज चौहान उन तीनों को लिए पीछे वाले कमरे में पहुंचा, जो कि पहले कमरे की अपेक्षा काफी बड़ा था और कई रैकों में ठसाठस फाइलें मौजूद थी। एक तरफ बड़ी सी टेबल के पीछे 50-55 बरस का आदमी बैठा था। उसकी टेबल पर भी कई फाइलें मौजूद थी। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वह काफी व्यस्त था। चेहरे पर थकावट के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। उन पर निगाह पड़ते ही वह चौंका। यह सब क्या? तभी उसकी निगाह
देवराज चौहान के हाथ में दबे रिवॉल्वर पर पड़ी तो अपने शब्द उसने अधूरे छोड़ दिए। चेहरे पर असमंजस के भाव आ गए। कौन हो तुम? राजीव गुलाटी, देवराज चौहान ने सख्त लहजे में कहा। कौन राजीव गुलाटी? आज का अखबार नहीं पढ़ा? पढ़ा था। क्यों? अखबारों में फ्रंट पेज पर ताजा खबर में राजीव गुलाटी का नाम नहीं पढ़ा? पल भर में ही उसके चेहरे पर से कई रंग आकर गुजर गए। तो तुम वह राजीव गुलाटी? हाँ, मैं वही राजीव गुलाटी, देवराज चौहान ने कटु स्वर में कहा। चांद साहब के सूखे होठों से कोई शब्द नहीं निकल सका। यह किसका ऑफिस है? देवराज चौहान ने अपने शब्दों को चबाया। चांद साहब सूखे होठों पर जीभ फेरकर रह गए। गजानन का? चांद साहब ने हौले से सहमति भरे अंदाज में सिर हिलाया, फिर कहा, गजानन का ही ऑफिस है यह, लेकिन तुम जो भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हारा यह सिलसिला ज्यादा नहीं चलने वाला। गजानन दिल्ली का दादा है, तुम उससे लड़ाई नहीं कर सकते, बहुत जल्द मरोगे। कल रात भी तुमने गजानन के आदमियों पर हाथ डाला, उसके 2 दर्जन से ज्यादा आदमियों को तुमने शूट कर दिया। तुम क्या समझते हो गजानन इस बात को भूल जाएगा? वह तुम्हें बहुत बुरी मौत मारेगा। अच्छा यही होगा कि गजानन से माफी मांग लो, हो सकता है वह तुम्हें माफ कर दे। कहो तो मैं ऊपर के आदमियों को फोन घुमाऊं? देवराज चौहान के चेहरे पर मौत के भाव सिमट आए। एकाएक वह खूंखार लगने लगा, आंखें क्रोध से लाल सुर्ख हो गई। वह तीनों आदमियों से बोला, इन सब रैकों को एक दूसरे के साथ सटा दो। कहते हुए उसने फाइलों से ठसाठस भरे रैकों की तरफ इशारा किया, फिर सिगरेट सुलगाकर कश लिया। तुम करना क्या चाहते हो? चांद साहब असमंजस से बोले। देखते जाओ, कहते हुए देवराज चौहान फिर तीनों से कठोर स्वर में बोल उठा, जल्दी करो, देख क्या रहे हो? देवराज चौहान के कहे मुताबिक तीनों अपने काम में जुट गए। देवराज चौहान ने कहर भरी निगाहों से चांद साहब को देखा। तो तुम मुझे गजानन के नाम की धमकी दे रहे हो? वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है, इसमें क्या शक है? चांद साहब ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। शक है, तभी तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे लहजे में कहा। कल रात मैंने जो किया, अब जो कर रहा हूँ और आगे जो करूंगा, उससे यह शक विश्वास में बदलेगा कि मैं गजानन की धज्जियां उड़ा सकता हूँ और उड़ाता जा रहा हूँ, जबकि वह चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अकेला हूँ। काम किया और खिसक गया, और गजानन अकेला नहीं है, उसकी फौज और बिखरे हुए धंधे हैं, जिसके कारण वह मेरे सामने रहेगा। तुम गजानन की ताकत कम आंक रहे हो? नहीं, उसकी ताकत का अंदाजा है मुझे। क्या दुश्मनी है तुम्हारी गजानन से? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? उसने खामखा मेरे दोस्त के साथ दादागिरी दिखाकर उसकी जान लेने की चेष्टा की। मेरे मना करने पर उसने अपने आदमी मेरी जान लेने के लिए भेज दिए। देवराज चौहान ने होठ भींचकर कहा। और इन सब बातों की एवज में तुमने उसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया? हाँ, मैं गजानन को समझा देना चाहता हूँ कि उससे ताकतवर लोग भी अभी हैं। पागल हो, चांद साहब ने व्यंग से कहा। क्या? मैंने कहा पागल हो, जो बिना सोचे समझे पहाड़ से टकराने चल पड़े। अक्ल नाम की कोई चीज तो जैसे तुम्हारे दिमाग में है नहीं। यह नहीं सोचा कि तुम्हारा यह मुकाबला कब तक चलेगा? तब तक जब तक गजानन को मैं तबाह नहीं कर देता, देवराज चौहान गुर्राया। या फिर तब तक जब तक कि गजानन के आदमी तुम्हारी बोटी बोटी नहीं कर देते। देवराज चौहान मौत से भरी हंसी हंसा। तीनों ने रैकों को एक साथ इस तरह सटाकर खड़ा कर दिया था कि हर रैक की फाइलें दूसरे रैक की फाइलों से पूरी तरह सट गई थी। देवराज चौहान की निगाह दीवार के साथ सटी शराब की बोतल पर जा टिकी, जो कि पहले रैक के पीछे थी, परंतु अब रैक हटते ही नजर आने लगी थी। देवराज चौहान को समझते देर नहीं लगी कि चांद साहब ने अपने फुर्सत के क्षणों के लिए यह बोतल छिपा कर रखी हुई थी। वह आगे बढ़ा और बोतल उठाकर तीनों से बोला, तुम सब दीवार के साथ सट जाओ। तीनों ने फौरन देवराज चौहान के शब्दों पर अमल किया। तुम हमसे क्या चाहते हो? चांद साहब ने उलझन भरी निगाह से उसे देखा। मैं? देवराज चौहान ने खतरनाक निगाहों से उसे देखा। हर वह काम करना चाहता हूँ
जिससे गजानन को झटका लगे, उसे नुकसान हो और वह गुस्से से पांव पटकता हुआ इधर उधर भागे, तो फिर यहाँ तुम्हारे काम का कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बहुत कुछ है। देवराज चौहान ने विस्की की बोतल का ढक्कन खोल दिया। रैक में फंसी फाइलें उसके काले सफेद धंधों का रिकॉर्ड है। जब रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा तो उसका क्या हाल होगा। कहने के साथ देवराज चौहान ने बोतल में पड़ी विस्की रैकों में रखी फाइलों पर डालनी शुरू कर दी। नहीं तुम, चांद साहब ने चीख कर आगे बढ़ना चाहा कि देवराज चौहान ने तुरंत रिवॉल्वर उसकी तरफ तान दिया। वहीं रहो, मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं ऐसा करूं। चांद साहब के कदम वहीं रुक गए। बोतल की सारी विस्की रैक की फाइलों पर छिड़क कर देवराज चौहान ने बोतल एक तरफ उछाली और जेब से माचिस निकाल ली। बोतल फर्श से टकराते ही चूर चूर हो गई। चांद साहब आतंक भरी निगाहों से सारा नजारा देखे जा रहे थे। तुम इन्हें आग लगाने जा रहे हो? चांद साहब चीखे। हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चांद साहब की हालत पतली हो गई थी। ये रिकॉर्ड की फाइलें हैं, ये जल गई तो गजानन के बिजनेस पर बहुत असर पड़ेगा। वह यही तो मैं चाहता हूँ। देवराज चौहान मौत से भरी हंसी हंसा। छोड़ो, यह सब मत करो। देवराज चौहान ने माचिस में से तिल्ली निकालकर हाथ में ले ली। तुम्हें जो करना है गजानन से करो। इन फाइलों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चांद साहब की हालत वास्तव में बुरी हो रही थी। वह जानता था कि इन फाइलों के जल जाने से गजानन को कितना बड़ा नुकसान होगा। करना तो मैं गजानन से चाहता हूँ, लेकिन वह मुझे मिल नहीं रहा। अब बोर हो रहा था तो सोचा वक्त बिताने के लिए थोड़े बहुत हाथ पांव मार लूं। बेकार बैठना मुझे पसंद नहीं है ना। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने तिल्ली चलाई और फाइलों की तरफ उछाल दी। नहीं, चांद साहब गला फाड़कर चीखे। फाइलें विस्की से गीली थी। जलती तिल्ली उन पर गिरते ही वे भग से जल उठी। बेवकूफ, दांत किटकिटाते हुए चांद साहब ने जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। यह तुमने क्या किया? मैं क्या जवाब दूंगा उन लोगों को? वे मुझे कच्चा चबा जाएंगे। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। पागलों की सी अवस्था में कहते हुए उसने रिवॉल्वर वाला हाथ उठाया। फायर हुआ, किंतु चांद साहब के रिवॉल्वर से नहीं, बल्कि देवराज चौहान के रिवॉल्वर से, और गोली चांद साहब के माथे के ठीक बीच में लगी। चांद साहब के शरीर को तीव्र झटका लगा। रिवॉल्वर हाथ से छूट गई और वह कुर्सी से टकराकर नीचे जा गिरे। देवराज चौहान के चेहरे पर मौत के सर्द भाव छाए हुए थे। आग का ताप तेज होता जा रहा था। धीरे धीरे सारे रैकों की फाइलें आग पकड़ती जा रही थी। देवराज चौहान ने उन तीनों पर निगाह मारी। उनके चेहरों पर मौत की परछाइयां नाच रही थी। चलो, पहले कमरे में चलो। देवराज चौहान के स्वर में वहशीपन था। वह तीनों अपनी जगह से हिले। देवराज चौहान भी पलटा और आते ही ट्रिगर दबाते हुए उसने एक तरफ छलांग लगा दी। दरवाजे के ठीक बीचों बीच खड़ा चपरासी गजानन का आदमी उस पर फायर करने जा रहा था। किया भी, परंतु देवराज चौहान के वहां से हट जाने के कारण उसका निशाना खाली गया और देवराज चौहान के रिवॉल्वर से निकला शोला उसके गले से गुजर गया। वह दरवाजे से टकराया और नीचे जा लुढ़का। रिवॉल्वर उसके हाथों में दबी थी, परंतु वह मर चुका था। देवराज चौहान जानता था कि फायर के धमाके बाहर तक सुनाई दिए होंगे। अब यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं था। उसने रैकों पर निगाह मारी। आधी से ज्यादा फाइलें आग पकड़ चुकी थी और बाकी की फाइलों ने कुछ ही मिनटों में आग पकड़ लेनी थी। उन तीनों के साथ देवराज चौहान पहले वाले कमरे में पहुंचा। ऐसा करते समय दरवाजे के बीच पड़ी चपरासी की लाश उन्हें पार करनी पड़ी। तीनों के चेहरे पर आतंक के भाव जैसे स्याह हो गए थे। तुम तीनों का क्या करूं? हम निर्दोष हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। एक ने हाथ जोड़कर कांपते स्वर में कहा। मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता, लेकिन उन तीनों के चेहरे दूध की भांति सफेद हो गए। अभी उन सब फाइलों तक आग पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे और मैं 10 मिनट रुक नहीं सकता, जबकि मेरे यहाँ से निकलते ही तुम लोगों ने शोर मचा देना है। नहीं न, हम ऐसा नहीं करेंगे। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। पक्का? हाँ, पक्का। ठीक है, यहाँ से मेरे साथ चलो।
मुझे नीचे तक छोड़कर आओ। ऐसा करने से तुम्हारी जान भी बच जाएगी और फाइलें भी तब तक पूरी तरह आग पकड़ लेगी। अपने चेहरे दुरुस्त कर लो, तुम्हारे चेहरों को देखकर कोई सोचने पर मजबूर ना हो जाए। उन्होंने फौरन अपने चेहरे ठीक किए, परंतु वे फिर भी गड़बड़ थे। चलो, रास्ते में अगर किसी ने गड़बड़ की तो वह मरेगा, देवराज चौहान ने दरिंदगी से कहा और आगे बढ़कर दरवाजा खोला। फिर रिवॉल्वर जेब में रखते हुए बाहर आ गया। वह तीनों उसके पीछे थे। दरवाजा बंद करो। एक ने दरवाजा बंद कर दिया। गैलरी में 5-7 लोग बाहर थे और बातें कर रहे थे। देवराज चौहान समझ गया कि फायरों के धमाके सुनकर अपने ऑफिसों से निकले होंगे, परंतु समझ नहीं पाए होंगे कि ये धमाके हुए कहां से। वह सब सीढ़ियों की तरफ बढ़े कि वहां खड़े लोगों में से एक ने पूछा, सुंदर, तुमने धमाके सुने? वे लोग क्षण भर के लिए थिरके। धमाके? कैसे धमाके? उसके साथ खड़े सुंदर नाम के व्यक्ति ने अपने पर काबू पाते हुए कहा, लगता है तुमने नहीं सुने। खैर जाओ, वापसी पर धमाकों पर बात करेंगे। सुखलाल कहता है स्पेस से कोई उड़न तश्तरी आई है, यह धमाके उसी ने किए हैं। सुंदर ने कुछ नहीं कहा, सिर झटक कर वह आगे बढ़ गया। देवराज चौहान और अन्य दोनों भी आगे बढ़ गए। देवराज चौहान उन तीनों के साथ सामान्य गति से सीढ़ियां उतरने लगा। वह जानता था कि सिर्फ 5 मिनट की बात है, उसके बाद आग का धुआं ऑफिस से बाहर निकलना आरंभ हो जाएगा। वह चारों सूर्य किरण बिल्डिंग से बाहर निकले। देवराज चौहान ने ठिठक कर सिगरेट सुलगाई, फिर उनको देखा। क्या नाम है मेरा? राजीव गुलाटी। एक ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। जाओ, गजानन तक मेरा नाम पहुंचा देना। वह तीनों पलटे और फौरन वहां से खिसक गए। सामने ही खुले में कार खड़ी थी। देवराज चौहान कार की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे से जरा भी जाहिर नहीं हो रहा था कि वह अभी अभी कोई खूनी कांड करके हटा है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।